छठ महापर्व खत्म यानी कि छुट्टियां खत्म और वापस बैक टू रूटीन आने का समय आ गया। ऐसे में दादी और बाबा दोनों बहुत इमोशनल हो गए और पोता भी उतना ही इमोशनल हो गया और उंगली पकड़ के बाबा की स्टेशन की ओर चल दिया। हेलो माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर ट्रेन की जर्नी में, लॉन्ग रूट की जर्नी में आपके बच्चे भी बोर होने लगते हैं और मोबाइल गेम मांगते हैं, तो मेरी तरफ से एक छोटा सा सजेशन है कि कोई भी इंडोर गेम लाइक लूडो, चेस कुछ भी लेकर के जाइए। हाँ, इसमें यह है कि आपको भी साथ में थोड़ा इंगेज होना पड़ेगा, बट बच्चे एक पॉजिटिव साइड में इंगेज रहेंगे, इसलिए हम ट्रेन में वही लेके चलते हैं। घर पे पहुँच के मैंने ये चावल गर्म पानी में क्यों भिगा दिया। आप शायद सोच रहे होंगे कि इस चावल को गर्म पानी के में भिगाने के पीछे का मेरा पर्पज़ ये होगा कि मैं कोई स्किन केयर रेमेडी बनाने वाली हूँ स्किन ग्लो के लिए। बिल्कुल भी नहीं, ये एक ऐसी होम रेमेडी है जिसको यूज़ करने के बाद आपको किसी भी तरह की कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। और ये होम रेमेडी को आयुर्वेद जो है वह सबसे पहले मान्यता देता है, इसलिए मैं इसकी डिटेल आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको देखनी होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आपकी छुट्टियां कैसी रहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग की शुरुआत हम करेंगे शुरू से, तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत शुरू से ही होगी, यानी कि जब हम पहुंच गए वापस से अपने घर लखनऊ। सब त्यौहार मनाने के बाद मन खुश तो बहुत होता है, लेकिन जब वापसी होती है घर की ओर तो मन बहुत ज़्यादा भारी भी हो जाता है। और उसमें भी सबसे टफ क्या होता है पता है? वापस अपने उसी रूटीन पे आना। उसी रूटीन पे मतलब सुबह फिर वही आते ही सबसे पहले मैंने मखाने भून लिए। सुबह में बादाम, अखरोट, एक सेब, च्यवनप्राश और बिस्किट मखाने के साथ रचित ने इसे खाया। और इधर जब छुट्टियां होती हैं ना, तो बच्चों का भी पूरा रूटीन ब्रेक हो जाता है। रूटीन में कुछ चीज़ें कंपलसरी होती हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, बट बच्चे तो बच्चे हैं। इवन हम बड़े भी छुट्टियों में कई चीज़ें भूल जाते हैं। तो रचित को ये रियलाइज़ हो गया कि 7 दिन उसने ना योगा किया था, ना कोई और कार्यक्रम किया था। तो आते ही उसने सुबह उठते ही सबसे पहले अपना योगा को कहते हैं ना रिवीजन करना, वो किया उसने। जो 5 योगा वो करता है वो करने में लग गया। और एक्चुअली कोई भी चीज़ कंटिन्यूअस नहीं हो पाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा लंबे टाइम तक ब्रेक नहीं रखना चाहिए। और फिर रचित चला गया स्कूल और मैं लग गई अपने कार्यक्रम में। जब हम कहीं से वापस लौटते हैं तो सबसे टफ टास्क क्या होता है? सब सामान को अनपैकिंग करना। तो मैंने क्या किया, आते ही रात को ही सारा सामान अनपैकिंग कर दिया था। और दिवाली के जस्ट बाद घर छोड़ करके गए थे तो घर ऑलरेडी साफ़ सुथरा चमक धमक रहा था। बस 7 दिन तक घर बंद रहने के कारण थोड़ी सी डस्ट हो गई थी, तो मैंने हल्की फुल्की डस्टिंग कर दी। बेडशीट्स बिल्कुल धुले धुले बिछे हुए थे, तो मैंने बस चादर को झाड़ झाड़ के बिछा दिया। और थोड़ा बहुत ही क्लीनिंग का काम था, यानी कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा था जब त्यौहार से वापस लौटे घर तो बहुत कम काम था घर में करने के लिए, क्योंकि जस्ट दिवाली के बाद गए थे और घर का हर कोना हमारा जो है वो चमक रहा था। फिलहाल आपका छठ महापर्व कैसा रहा? आपके घर छठ होता है या नहीं होता है? और छठ के प्रसाद में आपका क्या पसंदीदा ठेकुआ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं भी प्रसाद ले करके आई थी। मेरी सासू माँ ने ढेर सारा प्रसाद निकाला था, पर मुझे लगा इतने सारा प्रसाद, क्योंकि प्रसाद के साथ बहुत सारे नियम होते हैं। अगर आप छठ का प्रसाद खाते हैं तो उसके साथ नमक नहीं खाना होता है। अगर आप ठेकुआ खा रहे हैं तो उसके साथ अचार मत खाइए। आपने जिस दिन ठेकुआ खाया है, प्रसाद खाया, उस दिन नॉनवेज नहीं खाना है। आप जिसको दे रहे हैं वो भी प्रसाद की उतनी ही रिस्पेक्ट करे। ये सारे कुछ नियम होते हैं, इसीलिए प्रसाद को देने से पहले भी सोचना पड़ता है। तो मैं बहुत सारा प्रसाद लेके नहीं आई, क्योंकि जर्नी में उतना सारा प्रसाद लेके आते नहीं बन रहा था। लेकिन जितना भी लाया था मैंने सबको थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर अपने पूजा रूम को साफ़ किया और डेली वाली जो पूजा होती है हमारी सुबह में, वो पूजा किया। और मुझे एक चीज़ पता चली कि अगर आपके पूजा रूम में जो कछुआ हो, अगर आपके पूजा रूम में शंख हो, और अगर आपके पूजा रूम में मोर पंख हो, और साथ ही साथ रुद्राक्ष हो, अगर ये 4 चीज़ें आपके पूजा रूम में है तो समझिए आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी। और क्या इत्तेफाक है कि जहाँ से मुझे ये जानकारी मिली उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पूजा पे तो ऑलरेडी ये 4 चीज़ें हैं। मैंने ये जानकारी लेके ये सारी चीज़ें नहीं रखी थी, मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं पूजा रूम में, इसलिए मैंने रखा था और मैंने लगाया था। तो मुझे लगा चलो गलती से ही सही कुछ अच्छी चीज़ हो गई। वैसे तो इस नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना इंस्टाग्राम या सोशल नेटवर्किंग साइट देखिएगा, आजकल आपको पूजा से रिलेटेड इतनी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी कि आपको लगेगा अब तक आप जो कर रहे थे सारा कुछ गलत ही कर रहे थे। इसके बाद मैं पहुंच गई अपने किचन, और किचन में मैं लग गई मटन बनाने के लिए। मटन यानी कि मीट बनाने का। और आज मैंने बनाया मटन कोरमा।
क्योंकि सारे त्यौहार ख़त्म हो गए। तो त्यौहार ख़त्म होने के बाद नॉनवेज बनता है। लंबे समय से नॉनवेज नहीं बना था क्योंकि नवरात्रि था, फिर पितरपक्ष था, उसके बाद दिवाली, फिर छठ। तो एक अच्छा मौका मिल गया था। और मुझे ना खाने से ज़्यादा बनाना बहुत पसंद है। तो जब ऐसा कुछ लंबा ब्रेक हो जाता तो मुझे लगता है मैंने बहुत दिन से कुछ अच्छा सा स्पेशल कोई रेसिपी बनाई नहीं है। वैसे अगर आपको मटन कोरमा की रेसिपी देखनी होगी तो मैं वीडियो शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैंने सारी रिकॉर्डिंग की है। किचन भी मेरा बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था। बस मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कोरमा आप चाहे मटन का बनाएं, चाहे सोया चाप का बनाएं, सोयाबीन बड़ी का बनाएं, मशरूम का बनाएं, कोई भी कोरमा की रेसिपी होती है उसमें कुछ चीज़ें एकदम कॉमन स्टेप होता है, इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल कॉमन होते हैं। तो अगर आप मटन नहीं भी खाते हैं ना, तो मैं आपके लिए मटन कोरमा की जो रेसिपी शेयर करूँगी उसको देख लीजिएगा, और सेम वही स्टेप फॉलो करके आप मशरूम कोरमा बना सकते हैं। बिल्कुल नॉनवेज को फेल करने वाला होता है, ये इतना टेस्टी होता है। और घर में सब ने बहुत मन से खाया, इसलिए मैंने सोचा कि अच्छा हुआ कि मैंने रिकॉर्डिंग कर ली और मैं आपसे उसकी रेसिपी शेयर कर सकती हूँ। वैसे तो मैंने ऑलरेडी नॉनवेज की मटन, फिश, चिकन और अंडे की ढेरों रेसिपी चैनल के प्लेलिस्ट पे शेयर की हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा, आपको वहाँ पे वो सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। यहाँ मैं एक छोटी सी टिप आपसे शेयर करूँगी कि जब आप कोई भी ऐसी रेसिपी बनाते हैं जिसमें आप खड़े मसालों का इस्तेमाल करते हैं, तो खड़े मसालों को हल्का सा ड्राई रोस्ट करके अगर इस्तेमाल करते हैं तो एक तो बनाने में समय कम लगता है, मसालों में कच्चापन नहीं रहता, और एक बड़ी सौंधा सा टेस्ट आता है। दूसरा, अगर आपको किसी भी डिश को आपको वो उस तरह से करना ना, जो ट्रेडिशनल स्वाद होता है, जो गांव वाला स्वाद होता है, तो खाना बनने के बाद एक प्याज का टुकड़ा रख लीजिए, उस पर 2 कोयला को अच्छे से जला करके गैस पे जला के हल्का सा घी डाल के उस बर्तन को ढक दीजिए, तो वो स्मोकी फ्लेवर जो होता है ना वो बहुत अच्छा आता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अक्सर फॉलो करती हूँ और मैं बताना भूल जाती हूँ, तो मुझे लगा आज आपको बता दूँ। हालाँकि आप भी अगर रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे वीडियोज़ देखते होंगे तो आपको भी ये सारी चीज़ें पता होंगी, और अगर नहीं पता होंगी तो इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। जब मैं खाना बना रही थी तो मुझे ध्यान आया कि मैं तो अपने लिए खाना बना रही हूँ, सबके लिए बना रही हूँ, पर मेरे पौधे इतने दिन से ऐसे ही थे। तो मैंने फटाफट से पौधों का जो फूड वो लिक्विड होता है ना, वो पानी में मिला करके अपने सारे पौधों में पानी डाल दिया, क्योंकि 7 दिन से हमारा घर बंद था। और ऐसे में तुलसी जी का सूखना बड़ा वो था कि तुलसी जी ना सूखें, क्योंकि कार्तिक में तुलसी विवाह किया जाता है और मैं तुलसी विवाह करती हूँ। तो भगवान की दया से मेरी तुलसी बिल्कुल हरी भरी थी। और चूँकि मैं मम्मी के बगल में ही रहती, तो मम्मी को मैं बोल के गई थी, तो मम्मी ने वीक में 2 दिन इसमें पानी डाल दिया था। तो मेरे पौधे हरे भरे देख के मुझे बड़ी शांति मिली। किचन में फिर मैंने चावल बनाया, रोटी बनाया, सैलड काटा, और जब तक ये सारा प्रोसेस हुआ 1.5 घंटा से 2 घंटा लगा इसको मटन कोरमा को बनाने में। और मटन कोरमा बन के तैयार हो गया, और इतना टेस्टी बना था ना, रोटी और चावल दोनों के साथ ही बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने फटाफट से किचन को वाइंड अप किया, क्लीन किया, क्योंकि अब बारी आ गई थी रचित को स्कूल से लाने की। और स्कूल से लाने में जो भीड़ होती है बच्चों की और पेरेंट्स की, और यहाँ पर स्कूल जाकर के हर पेरेंट्स की बातें सुन के इतना कुछ सीखने और सुनने का मौका मिलता है ना, कि लगता है सच में हर पेरेंट्स एक लर्निंग फेज़ में है। हम हर रोज़ कुछ ना कुछ इन बच्चों के थ्रू सीख रहे हैं, टीचर्स के थ्रू सीख रहे हैं। और मेरे साथ ये रहता है कि बस मुझे लगता है भीड़ में कहीं और मुझे रचित दिख गया, रचित ने मुझे नहीं देखा। फिर मैं उसको ले करके आई, फिर हमारे में स्कूल की बातें हुई, और आके मैं फिर सैलड काटने लगी। मटन के साथ जब भी आप सलाद काटिए ना, तो प्याज में नींबू या सिरका डाल के काटिए, तो बहुत अच्छा लगता है। लंबे समय तक छुट्टी होने के बाद बच्चों का टास्क बहुत छूट जाता है, क्योंकि जब हम फेस्टिवल मोड में हैं तो बच्चे भी फेस्टिवल मोड में ही होंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि अब बच्चों का कॉपी शेयर करने वाला जो हम लोग के टाइम में ट्रेडिशन था ना, वो ख़त्म हो गया। बच्चे एक दूसरे से कॉपी शेयर करते ही नहीं, स्कूल में भी अलाउड नहीं है शेयरिंग का। स्कूल में इतना टाइम मिलता ही नहीं कि बच्चे एक दूसरे की कॉपी देख करके नोट कर सकें। तो ऐसे में क्या किया जाए, तो स्कूल का एक मम्मी लोग का ग्रुप बना हुआ है, तो सारी मदर्स अपने बच्चों की कॉपी एक दूसरे की मदर से शेयर कर देती हैं। बट उसमें क्या होता है कि हमको मजबूरी हो जाती है कि हम बच्चों को मोबाइल दें और बच्चे मोबाइल से देख करके लिखें। मेरे पास या तो ये ऑप्शन होता है कि मैं मोबाइल दे दूं और रचित मोबाइल से देख के लिखे। दूसरा ऑप्शन होता है कि या तो मैं सारे का प्रिंट आउट निकालूं। अब इतने सारे पेजेस का प्रिंट आउट निकालना, वो भी पेंसिल से लिखी हुई राइटिंग, उतनी साफ प्रिंट आउट निकलती नहीं है। तो मैं चूज़ करती हूँ तीसरा रास्ता, जो कि टाइम टेकिंग होता है। उन सारी को देख करके, मोबाइल से देख करके मैं रचित को डिक्टेशन देती हूँ और फिर उसको लिखाती हूँ। ऐसे में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है लिखने में उसको, और मेरा भी वो पूरा टाइम चला जाता है। और अब क्या है, एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इतने सारा राइटिंग वर्क हो चुका है कि अगर मैं रचित को फुल फ्लेज सिर्फ राइटिंग करवाऊँगी तो उसका लर्निंग का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा। इसलिए फ़र्स्ट टाइम मैंने ये सोचा है कि अब मुझे थोड़ा सा
इसको मैं गलत सेंस में बोलूँ, मतलब मैंने गलत किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, बट रचित के लर्निंग और राइटिंग प्रैक्टिस जो होती है ना, वो सब कराने के लिए मैंने कुछ चीज़ें उसकी, कुछ नोट्स 1-2 पेजेस मैंने लिखे, ताकि उसका मतलब उसको थोड़ा सपोर्ट मिल सके, क्योंकि इकट्ठे इतना ज़्यादा राइटिंग का लोड आ गया ना कि फिर वो चैप्टर्स को लर्न नहीं कर पाए। तो अगर पेरेंट्स ये थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं तो मुझे लगता है कर देना चाहिए, बाकी फुल नोट्स नहीं लिखना चाहिए बच्चों का। अभी चूँकि बच्चे ओवरलोडेड हो गए आफ्टर वैकेशन, तो इतना सपोर्ट तो करना बनता है। अगर आपको ये बात सही लगी है तो नीचे यस लिखिएगा, अगर गलत लगी है तो नो लिखिएगा। वैसे मैं प्रॉमिस करती हूँ अगली बार से मैं रचित की कॉपी नहीं लिखूँगी, और मुझे सच में खुद में भी ख़राब लग रहा था, मैंने उसकी कॉपी 1-2 पेजेस लिख दिए। उसके बाद मैंने रचित को खाना खिलाया, और रचित बहुत धन्य हो गया, क्योंकि मैं नॉर्मली उसको अपने हाथ से खाना नहीं खिलाती हूँ, शुरू से ही नहीं खिलाया, उसकी आदत ही नहीं पड़ी है। बट पता नहीं क्यों आज उसको देख करके थोड़ा सा कहते हैं ना इमोशनल वो हो गया कि मतलब बच्चे का भी एक शौक होता है ना कभी मम्मी अपने हाथ से खिलाए, तो मैंने उसको अपने हाथ से खिलाया। और नॉर्मली क्या होता है कि मटन के साथ वो सिर्फ चावल खाता है, बट मैंने खिलाया तो उसने रोटी भी खाया, चावल भी खाया। तो बच्चे एक रोटी एक्स्ट्रा खा लेते हैं, अपने मम्मी के हाथ से खाने को मिलता है। लेकिन ये डेली बेसिस पे आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर बच्चे वही एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैंने रचित को बनाया हुआ कि वो अपना सेल्फ से ही अपना कार्यक्रम वो खुद से करता है। तो देखिए मटन कोरमा तैयार हो गया। रंग कैसा आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी देखना मत भूलिएगा। मटन बिरयानी की रेसिपी हो, मटन कबाब हो, मटन शोरबा हो, या फिर मटन रोगन जोश हो, मटन की अलग तरह की करी, बैचलर्स के लिए मटन करी, मटन का नल्ली निहारी, ये सारी रेसिपी मैंने चैनल के प्लेलिस्ट पे शेयर की है, आप ज़रूर देखिएगा। और इसका जो ग्रेवी होता है ना, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसलिए इसको पीने से बहुत फ़ायदे होते हैं। तो मैंने रचित को अलग से थोड़ा सा इसको पिलाया है, ताकि जर्नी करने में जगह जगह जाने पे कफ बन जाता है, वो सब चीज़ें जो होता है ना इस ग्रेवी पीने से क्लियर हो जाती है। और फिर मैं रचित की कॉपी लिखने बैठ गई। मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन इतने ज़्यादा टास्क बचे थे ना कि मुझे लिखना पड़ा। अपनी तरफ से रचित ने बहुत कोशिश की, उसने बहुत सारी चीज़ें लिख ली। और फिर आपको ये बुक में 2 कलर के मार्क दिख रहे होंगे, एक ऑरेंज और एक ब्लू कलर का। जब भी मैं रचित को पढ़ाती हूँ तो ऑरेंज कलर के जो मार्किंग है वो सब फिलिंग द ब्लैंक या ट्रू एंड फॉल्स के लिए क्वेश्चंस बनाती हूँ चैप्टर के बीच से, और जो ब्लू कलर का मार्क करती हूँ वो सारे डेफिनेशंस होते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन में डिफाइन करने के लिए आते हैं। तो अलग अलग कलर से मार्किंग करने से क्या होता है, बच्चों को चैप्टर से रिवीजन करना ईजी लगने लगता है। और जब भी पढ़ाई ना तो चैप्टर के बीच बीच से एक एक लाइन से क्वेश्चंस निकालना उनको ज़रूर सिखाइए। इसके बाद शाम को मैंने पूजा की, प्रसाद चढ़ाया, और एक परमानेंट दिया जो शाम को जलाती हूँ वो जलाया। और साथ ही साथ अभी तुलसी जी में शाम को दिया ज़रूर जलाते, तो 7 दिन का तो मेरा तो गैप हो गया, लेकिन जब मैं लौट के आई तो मैंने सबसे पहले तुलसी जी में शाम को दिया जलाया, क्योंकि हमें तुलसी विवाह भी करना है। और दिन में ट्यूशन पढ़ाने के बाद शाम को भी 7:30 से मैंने 9 o'clock तक रचित को 1.5 घंटे और पढ़ाया। तो ये कहते हैं ना फेस्टिवल मूड में हम हैं, मतलब लेकिन उसके बाद जो हमारे ऊपर लोड पड़ जाता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ बच्चों पे ही नहीं, मदर्स पे भी उतना ही लोड पड़ता है। 7 दिन का ब्रेक लेने के बाद ऊपर से हम घर वापस आए हैं, और रचित का साइंस ओलंपियाड था, तो मुझे वो साइंस ओलंपियाड रिवीजन कराने में भी हाफ एन आवर लग गए। रिवीजन के समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो चीज़ें बतानी होती है बच्चों को। क्वेश्चंस को पार्ट वाइज पढ़ें, हर क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से इनकरेक्ट कौन है, और बच्चा गलती से करेक्ट ऑप्शन पढ़ लेता है और करेक्ट पे टिक लगा देता है। इसके बाद जो फैक्ट वो बार बार भूल रहा है सिर्फ उसको रिवीजन कराएं। बहुत ज़्यादा रिवीजन कराने से क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। और तीसरा OMR शीट को भरने की, फिलिंग करने की प्रैक्टिस करवानी। तो बस इतना ही। मैंने क्या किया था, रचित से सारा सैम्पल पेपर सॉल्व करवा लिया था, और जिस जिस क्वेश्चन में उसको कन्फ्यूज़न था मैंने सिर्फ उसको मार्क कर लिया था कि लास्ट टाइम मैं सिर्फ वही रिवीजन कराऊंगी, ताकि उसके ऊपर ओवरलोड ना पड़े, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो उसने खुद से ही सॉल्व किए थे विदाउट, मतलब मेरे बिना हेल्प के, तो वो रिवीजन कराने का मतलब नहीं बनता था। तो मुश्किल से 8-10 क्वेश्चन थे जो रचित को रिवीजन कराने थे, कंसेप्ट क्लियर करना था, और OMR शीट पे उसके प्रैक्टिस करानी थी। लेकिन वही कराने में मुझे 1 घंटे लग गए, और मैं बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो चुकी थी। लेकिन क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होता है ना, इससे हमें भी सीखने का मौका मिलता है। तो और रचित के लिए ये एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है, किसी भी बच्चे के लिए, कि आप 45 मिनट्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें आपकी रीडिंग कितनी फास्ट है, आप कितना जल्दी एग्ज़ाम के प्रेशर में 4 ऑप्शन में से आंसर निकाल पा रहे हो। रैंक या मेडल लाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये एक्सपोजर बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है इसी एज से, ताकि भविष्य में ऐसा कुछ होना तो वो उस चीज़ से घबराए ना, ऐसे एग्ज़ाम से वो घबराए ना, इसलिए बस पार्टिसिपेट कराना ज़रूरी है। तो अब जो ये जो चावल मैं भिगा रही हूँ रात को,
वो मैंने क्यों भिगाया है आपको बताती हूँ। ये बचे हुए चावल हैं, इसको गर्म पानी में रात को भिगा देना है और सुबह सुबह उस पानी को छान लेना है और उस पानी में नींबू, नमक, काली मिर्च डाल करके बच्चों को पीने दीजिए, या आप भी पी सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल प्रोबायोटिक होता है। नेचुरल प्रोबायोटिक मतलब पेट की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। बच्चे अगर बाहर का कोई चीज़ खा लेते, जैसे हम लोग जर्नी में थे, कई जगह बाहर गोलगप्पे खाए, कहीं समोसे खाए, तो हम लोग बाज़ार का प्रोबायोटिक देते हैं, जबकि आयुर्वेद के हिसाब से ये सबसे नेचुरल प्रोबायोटिक है। इसको बनाने का पूरा प्रोसेस अगर आपको देखना होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कब पीना है, कितना पीना है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। मैं सारी चीज़ें आपसे ज़रूर शेयर कर दूँगी, क्योंकि ये हम अब और ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते